गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेमेंट ऑफ टैक्स की जो टैक्स लाइबिलिटी हमारी आती है जीएसटी के तहत। जीएसटी के तहत जब हम अपनी सप्लाई देखते हैं कि हमारी टोटल टैक्सेबल सप्लाई कितनी है और इस सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टैक्स कितना बनता है, तो इस टैक्स को पे करना है। तो हमारे पास पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास कौन सा मेथड है जिससे हम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो जीएसटी है, जीएसटी में टैक्स पे करने के लिए जो हमें एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया है वो आता है ई पेमेंट। ठीक है, ई पेमेंट दिया है कि हमें कैश काउंटर पे, देखो एक तो होता है कैश पेमेंट, तो कैश पेमेंट हमें करनी पड़ती है काउंटर पे। तो जीएसटी के तहत हमें कैश पेमेंट की बजाय ई पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है कि हम ई पेमेंट करें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र का यूज़ करते हुए या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र का। तो एक तरीके से हम पेमेंट जो करते हैं वो हम थ्रू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। इसके अलावा भी जो हमारे पास छोटे छोटे जो हमारे स्मॉल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनके लिए हमने कैश काउंटर का भी ऑप्शन रखा है, लेकिन वहाँ पर वो कैश काउंटर पर भी काउंटर पेमेंट जो वो करते हैं थ्रू डिमांड ड्राफ्ट या डीडी। ठीक है, चेक डिमांड ड्राफ्ट। लेकिन ये पर पीरियड आपका जो 10,000 है पर चालान से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आगे के प्रोविज़न्स हैं हमारे वो इस तरीके से हैं कि जीएसटी के तहत टैक्स पे करने के लिए कौन लायबल होगा। हमारा देखो लायबिलिटी जिसकी होगी टैक्स पे करने के लिए वो होगा हमारा सप्लायर। ठीक है, सप्लायर का मतलब क्यों होता है, जो माल या जो गुड्स या सर्विस है उसकी आपूर्ति करता है वो हमारा सप्लायर कहलाता है, और गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग टैक्स पे करने की लायबिलिटी हमारे सप्लायर की होती है। इन अदर केस का मतलब होता है फॉरवर्डिंग चार्जेस के अलावा जो हमारा सप्लायर के अलावा कौन हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहला पर्सन है रिसिपेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के तहत जो हमारा रिसिपेंट है वो हमारा एक तरीके से टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा कि जो हमारा सप्लायर होता है, सप्लायर क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विस को हमारे पास ट्रांसफ़र करता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे एक्स है, ठीक है, एक्स ने वाई को गुड्स भेजे हैं, तो इस कंडीशन में एक्स क्या है, हमारा सप्लायर है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो सप्लायर होता है वो होता है टैक्स पे करने के लिए लायबल। लेकिन अगर हमारा सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, इसने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो हमारा एक्स है अगर उसने गुड्स वाई को सेंड किए हैं तो ये वाई बनेगा हमारा रिसिपेंट। तो यहाँ पर अब एक्स की जगह पर हमारा वाई पर होगा टैक्स पे करने के लिए लायबल, और ये जो टैक्स पे करेगा वो किस स्कीम के तहत या किस प्रोविज़न के तहत करेगा, वो प्रोविज़न आता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, रिसिपेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ठीक है, दूसरा आता है डिडक्टर इन टीडीएस। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, कि हमारा जो टैक्स है वो एट सोर्स हमें डिडक्ट करना होता है। तो उस कंडीशन में जो डिडक्टर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स के यहाँ पर जेड एन और के ये तीनों काम करते हैं और एक्स इन्हें सैलरी देता है। ठीक है, और इनकी जो सैलरी है वो 250 के से ऊपर पेमेंट जो कर रहा है, ये 2,50,000 से ऊपर की पेमेंट कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में जो हमारा ये पर्सन होगा जो एक्स है, जो कि जिसने 3-4 लोग अपने नीचे काम करने के लिए लगाए हुए हैं, वो क्या करेगा, वो इनका टैक्स कट करेगा एट सोर्स। इनको वो जो सैलरी दे रहा है सैलरी लेस करके टैक्स वो देगा। ठीक है, और ये कहलाएगा हमारा टैक्स डिडक्टर इन टीडीएस। ठीक है, इसके अलावा अगर ये तो मैंने नॉर्मली बोला था, इसके अलावा आप एक पर्सन को स्पेसिफाइड कर सकते हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2.5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है वो अपने सेलर को पेमेंट कर रहा है और उसे वहाँ पे टैक्स डिडक्ट एक्सूट करना होता है। तो उस कंडीशन में वो जो डिडक्टर होगा वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स पे करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर
टैक्स कलेक्ट करते हैं एट सोर्स पर। ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली रूप से अपना कॉमर्स का वर्क करते हैं, बिज़नेस करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं। वहाँ पर आपको फ़ेस टू फेस कोई भी नहीं मिलेगा, ना तो आपको बायर मिलता है, ना ही आपको सेलर मिलता है, ना ही आपको गुड्स मिलता है। तीनों ही चीज़ें जो होती हैं वो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। वहाँ से सेलर अपने गुड्स दिखाता है, बायर अपने गुड्स चूज़ करता है और उसको परचेज़ करता है और पेमेंट करता है इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर जब उसको गुड्स की डिलीवरी होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमेज़न है या हमारा फ्लिपकार्ट है, ये होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। और ये क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। वो जब भी आपको बिल देते हैं उसमें उनका टैक्स होता है, तो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है एट सोर्स, ठीक है। तो वहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी लायबिलिटी होगी जीएसटी पे करने की, ठीक है। तो हमारे 3 पर्सन आते हैं जो पे करने के लिए लायबल होते हैं, सप्लायर, रिसिपेंट, डिडक्टर इन केस ऑफ टीडीएस एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। पेमेंट किस किस की करते हैं, जो जीएसटी के तहत किस चीज़ की पेमेंट होगी, सबसे पहले हमारी टैक्स की पेमेंट होगी। अगर आप टाइम पे टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपको टैक्स के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर आपने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है, टैक्स भी पे नहीं किया है और आप जीएसटी के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लगेगी पेनल्टी, ठीक है। इसके अलावा कई बार हमें कुछ फ़ीस भी पे करनी पड़ती हैं, और इसके अलावा कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि पेबल आता है, ये सब हम जीएसटी के तहत पे करेंगे। मेन टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फ़ीस। नेक्स्ट आता है हमारा जीएसटी के तहत टैक्स लायबिलिटी जो है, टाइम लिमिट क्या होगी टैक्स पे करने के लिए। जो हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर हैं अदर देन कंपोजिशन, उनके लिए 20 तारीख 20, और वो किसकी होगी, नेक्स्ट मंथ की, ठीक है। नेक्स्ट मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें जनवरी की अगर एक तरीके से टैक्स पे करना है, नॉर्मल टैक्स पेयर के जनवरी मंथ का अगर आता है तो उसके से जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ होगा हमारा फ़ैब। तो फ़ैब की जो 20th है वो होगा हमारा लास्ट डेट या ड्यू डेट, उसके बाद हम टैक्स पे नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम के लिए, जो कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम के लिए ये क्वार्टरली होता है। तो क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जो 18 आता है नेक्स्ट मंथ का, उसमें आएगा 18 फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। और लास्ट वन हमारे पास आता है टीडीएस और टीसीएस के लिए, इनके लिए नेक्स्ट मंथ की 10th। ये होती है हमारी ड्यू डेट फॉर टैक्स पेमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है हमारा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्ड लेजर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी के तहत जब हम पेमेंट करते हैं तो या तो वो हम करते हैं कैश लेजर की हेल्प से, इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर आता है, और एक आता है हमारे पास क्रेडिट लेजर, ठीक है। इनकी हेल्प से हम पेमेंट करते हैं हमारे पास टैक्स का। तो सबसे पहले हमारे पास आया है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, नाम से पता चल रहा है कैश रजिस्टर है, ठीक है। एक मिनट रुको। मेरे ख्याल से एक पेज रह गया है, तो हम यहाँ से कैश जो लेज़र है उसी के बारे में बताया गया होगा कि हमारा कैश लेज़र होता क्या है। कैश लेज़र जो है नाम से पता चल रहा है कि नगद जो हम टैक्स पेबल करते हैं या जो हमारा टैक्स पेड होता है वो इसके अंदर से हमारा कैश लेज़र की हेल्प से हम पे करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, हम सारे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास 3 आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र एंड इलेक्ट्रॉनिकली जो लाइबिलिटी लेज़र है वो। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र की, वो क्या करता है, वो सारी डिपॉजिट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसमें
एक सेकेंड। सबसे पहले जो कैश लेज़र है इसमें हम सारा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट किसके थ्रू करते हैं? हमें टैक्स पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जो भी हमें पैसे पे करने हैं उसके रिगार्डिंग हम इसमें अमाउंट को क्रेडिट करते हैं, हम पैसा डालते हैं। पैसा कैसे डालते हैं? जैसे हम पेटीएम का वॉलेट में बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं उसी तरीके से हम उसमें पैसे डालेंगे। पेटीएम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो हम वो पैसे उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी पेमेंट वगैरह करनी है उसके लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के रिगार्डिंग कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के दो फॉर्म होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम पैसा जमा करवाएंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब हो जाएगा पैसे जमा करना है, और पैसे हमने जमा किए हैं टैक्स पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, पेनल्टी के लिए, फ़ीस के लिए या एनी अदर अमाउंट के लिए। इस अमाउंट को डेबिट किया जाएगा जब भी हम टैक्स पे करेंगे। हमने टैक्स पेड किया तो माइनस हो गया, इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट में से माइनस हो गया, पेनल्टी पे की पेनल्टी में से, फ़ीस पे की फ़ीस में से। ठीक है, तो हम पैसे जमा करेंगे वो एक हेड के अंदर, और उसी तरीके से जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो उस हेड में से वो डेबिट हो जाएंगे। तो क्रेडिट एंड डेबिट टू रूल्स हैं। नेक्स्ट आता है मेथड कि क्या मोड होगा डिपॉजिट करने का। डिपॉजिट करने के लिए वही दो मोड हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और दूसरा है ओवर द काउंटर। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कैश या क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कर सकते हैं, या ओवर द काउंटर आपकी अलग हो जाएगी। ये आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ई पेमेंट तरीके कर सकते हैं। ठीक है, ओवर द काउंटर भी हम कैश कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, इसमें एक जो पेमेंट है कि नेशनल आपको जब थोड़ा अमाउंट पे करना, ज़्यादा अमाउंट अगर पे करना होता है तो हम उसके लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यूज़ करते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप ATM पिन की हेल्प से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बैंकिंग में आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आता है या OTP आता है, तो हम OTP की हेल्प से भी ये पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवर द काउंटर पेमेंट। ओवर द काउंटर पेमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या है? ओनली 10,000 रुपीज़ पर चालान ही हम पे कर सकते हैं एक पीरियड के लिए। ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्शंस जो है 10,000 पर चालान पे करने की, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफिसर जो कि ऑथराइज़ किए गए हैं रिकवरी के लिए, उनके लिए नहीं है। इसके अलावा हम कैश दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं ओवर द काउंटर। नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जो अमाउंट अवेलेबल है उसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जो अमाउंट अवेलेबल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, और पेमेंट टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फ़ीस की या एनी अदर अमाउंट जो भी हमें CGST एक्ट के तहत पे करना है उसके रिगार्डिंग हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कैश का। कैश के बाद सेकंड हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में हमारे पास जब हम कोई भी गुड्स परचेज़ करते हैं, सेल करने के लिए, तो हम उसके रिगार्डिंग इनपुट टैक्स को पे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि सेल्फ़ असेसमेंट होती है। तो सेल्फ़ असेसमेंट के बेस पर हम ITC असेस करते हैं कि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। तो क्रेडिट लेज़र जो है हमारा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को दिखाता है कि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेलेबल है और कितना आपने यूज़ कर लिया है और कितना बचा हुआ है। इसके अलावा हम सिर्फ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसे हम सिर्फ टैक्स की पेमेंट के लिए, जो हमें GST के तहत आउटपुट टैक्स पे करना होता है, उसके लिए ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या हम सिर्फ इसको जो टैक्स पेबल है हमारा, जो हमने कलेक्ट किया है, उससे ही मैच कर सकते हैं। किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है, पेनल्टी है या फ़ीस है, उसके लिए हम इस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ITC क्लेम करने के लिए आपको रजिस्टर होना ज़रूरी है, और आप एक क्रेडिट खाता फॉर्म GST PMT 2 फिल करके उसमें एक इस तरीके से अकाउंट बनाएंगे। प्रोविज़न क्या है इसके रिगार्डिंग? हमारे पास प्रोविज़न है। पहला प्रोविज़न,
क्रेडिट, ये जो क्रेडिट हमने किया है, ये जो रजिस्टर पर्सन है वो सेल्फ असेसमेंट करके अपने रिटर्न में या अपने स्टेटमेंट में इनपुट क्रेडिट बताता है और इस अमाउंट को आपके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है। डेबिट, जब भी आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, आप उसको इससे मैच करके डिस्चार्ज कर सकते हैं और ये आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लेम रिफंड ऑफ एनी यूटिलाइज अमाउंट। अगर आपने कोई अमाउंट यूटिलाइज़ किया था, ठीक है, उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो, एक्स ने जो है 1000 रुपये का माल ख़रीदा वाई से, ठीक है, और इस पर 5% उसने टैक्स दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक तरीके से अगर हम बात करें एक्स की, अगर हम बात करें एक्स की अगर इनपुट टैक्स लायबिलिटी 1000 रुपये है और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसकी बनती है 700 रुपये, ठीक है। तो उस कंडीशन में 1000 रुपये जो हैं वो पहले जब वो आईटीसी माल ख़रीदेगा तो उसके क्रेडिट लेजर में ये जमा हो जाएंगे 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जब उसने किसी को सेल किया और सेल करने के उसने टैक्स कलेक्ट किया 700, ठीक है। तो अब इस लायबिलिटी को, जो 700 की लायबिलिटी उसको पे करनी है गवर्नमेंट को, उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज़ करेगा और जो 1000 रुपये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा थे, इसको में से 700 रुपये जो कि उसकी लायबिलिटी बनती है उसे वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इसने 700 रुपये एक तरीके से यूटिलाइज़ कर लिए। बाद में जो हमारा सप्लायर है उसने 200 का जो माल था वो वापस भेज दिया, रिटर्न भेज दिया, है ना। 200 का जिस पे 200 रुपये टैक्स था जीएसटी, उसने आपको वो माल वापस भेज दिया। तो आप क्या करोगे, आपका क्लेम्ड जो है रिफंड ऑफ एनी यूटिलाइज अमाउंट उसको आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो डेबिट हो चुका है, फिर वो आपका क्या हो जाएगा जो रिफंड है इस सो फील्ड रिजेक्टेड, तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट किया है जो सेल्फ असेस, वो आप क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज़ था किस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन आईटीसी। आप किसके लिए यूज़ करोगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए, उसकी मेकिंग पेमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आईजीएसटी और सीजीएसटी एक्ट के तहत। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस या प्रोसीजर क्या होगा यूटिलाइजेशन का, ठीक है। सीक्वेंस एंड रिस्ट्रिक्शन। सीक्वेंस, सबसे पहले आईजीएसटी के तहत, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास क्रेडिट में आईजीएसटी का अमाउंट अवेलेबल है तो इस अमाउंट को हम सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो भी ऑर्डर आपको सही लगे उस ऑर्डर में आप आगे पीछे उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हो। सेकंड मेथड हमारे पास आता है सीजीएसटी। अगर आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो हम सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले यूज़ करेंगे आईजीएसटी के लिए और उसके बाद हम यूज़ करेंगे सीजीएसटी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसजीएसटी। अगर आपके पास एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो हम उसको पहले यूटिलाइज़ करेंगे आईजीएसटी का जो आउटपुट लायबिलिटी है उसके रिगार्डिंग, और नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एसजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। लास्ट वन आता है यूटीजीएसटी का, कि अगर आपके पास यूटीजीएसटी का कोई आईटीसी है तो उसको हम पहले यूज़ करेंगे आईजीएसटी के रिगार्डिंग और सेकेंडली यूज़ करेंगे यूटीजीएसटी के रिगार्डिंग। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, देखो कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके आईजीएसटी में 1000 रुपये अवेलेबल हैं, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका पास 1000 है। इस 1000 में से 800 आपने यूज़ कर लिए जो आपकी आउटपुट आईजीएसटी बनी उसके रिगार्डिंग, तो हमारे पास 200 बचे। तो इस 200 जो कि आपके पास आईजीएसटी का अमाउंट है, इसे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी के रिगार्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस एक सिंपल सा ही रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शंस आपका क्या है कि हम कभी भी
SGST को CGST के अगेंस्ट और CGST को SGST के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना ही हम CGST को UTGST के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना ही UTGST को SGST के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे दिया भी गया हुआ है। नेक्स्ट पैरा में CGST SGST और यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होगा, SGST और UTGST CGST के लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो रजिस्टर हमें मेंटेन करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली, वो होता है लायबिलिटी रजिस्टर। ये हमें बताता है कि हमारा कितना टैक्स पेएबल है और कितना टैक्स पेड है, ठीक है। ना सिर्फ टैक्स के रिगार्डिंग, मतलब एक जो अमाउंट है, जो लायबिलिटी है हमारी, कि हमारी कितनी लायबिलिटी पेड है और कितनी पेएबल है, उसके रिगार्डिंग भी हमें इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से पता चलता है। जो भी पर्सन टैक्स पे करने के लिए, किसी भी तरीके का अमाउंट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। नॉर्मली जैसे ही आप GSTN पर रजिस्टर होते हैं, वैसे ही आपका एक ऑटोमेटिकली रूप से जो लायबिलिटी रजिस्टर है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो है हमारे पास मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए हमें वही डेबिट करना पड़ेगा कि आपका जो CGST अधिनियम के तहत एक टैक्सेबल पर्सन है, जितनी भी उसकी देनदारियाँ होती हैं, आप इसको लायबिलिटी रजिस्टर में दर्ज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो अमाउंट आपका पेएबल है वो डेबिट होगा, जो पेड हो गया है वो क्रेडिट हो जाएगा और हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। डेबिट क्या क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, कौन कौन से अमाउंट डेबिट होंगे और कौन से अमाउंट क्रेडिट होंगे। डेबिट टैक्स एंड अदर ड्यूज़ जो आपको पे करने हैं, टैक्स एंड अदर ड्यूज़ जो इसमें कि इंटरेस्ट, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट आता है, या कोई भी टैक्स एंड इंटरेस्ट जो कि आपके मिसमैच हो रहे हैं या एनी इंटरेस्ट, ये हमें डेबिट करने पड़ते हैं। दूसरा आता है बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इन चीज़ों का यूज़ करके हम इसको में इंक्लूड कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी को, डेबिट या क्रेडिट की हमारी कितनी होगी। नेक्स्ट आती है हमारी टैक्स डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी हमारे पास कितनी होती है और उनकी सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी। टैक्स लायबिलिटी सबसे पहले टैक्स ड्यूज़, जिसमें कि टैक्स पेएबल हमारा इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो लायबिलिटी हमारी आती है वो आती है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर जो भी CGST के तहत होता है। और लास्ट वन आता है डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 एंड 74, कोई भी अदर अमाउंट हमें जो पे करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वन सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो टैक्स है और अदर ड्यूज़ है, चाहे वो प्रीवियस पीरियड के हों, पहले वो डिस्चार्ज होंगे। उसके बाद जो करंट टैक्स पीरियड है उसके ड्यूज़ डिस्चार्ज होंगे। लास्ट वन में एनी अदर अमाउंट जो है हमें CGST एक्ट के तहत पे करना है वो ड्यू होगा। दोबारा देखिए, सबसे पहले हमारा क्या ड्यू होगा, जो कि प्रीवियस का कोई भी टैक्स या ड्यूज़ बचे हुए हैं वो, उसके बाद करंट का टैक्स एंड ड्यूज़, एंड लास्ट वन कोई भी अमाउंट जो कि पेएबल अंडर CGST एक्ट है बचा हुआ है वो हमें पे करना पड़ेगा। ये एक तरीके से सीक्वेंस होगा टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है हमारा, कि मैंने आपको तीनों रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बता दिए हैं जो भी CGST या GST एक्ट के तहत रखे जाते हैं। उसमें मैं दोबारा बता रही हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा कैश, दूसरा होता है हमारा क्रेडिट और तीसरा होता है हमारा लायबिलिटी, ठीक है। और ये इन्हीं के तहत के जो प्रोविज़न्स थे ये जो मैंने करवाए हैं, आप इन सबको रिवाइज़ करना और जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, बाय।